दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, माध्यम एवं प्रविधियाँ। तैल चित्रण के लिए कितने प्रकार के आधार का प्रयोग किया जाता है। तैल चित्रण के लिए कितने प्रकार के आधार का प्रयोग किया जाता है। तो कैनवास, कास्ट फलक, बोर्ड, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। तैल चित्रण के लिए कैनवास, कास्ट फलक, बोर्ड, उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक्रेलिक रंगों से बने चित्रों पर लगाने की आवश्यकता होती है। एक्रेलिक रंगों से बने चित्रों पर लगाने की आवश्यकता होती है। वार्निश, गोंद, फेविकोल या कोई नहीं, तो कोई नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें शाइन होती है। नेक्स्ट है, कौन से वर्ष में पहली ग्रेफाइट पेंसिल बनी थी। कौन से वर्ष में पहली ग्रेफाइट पेंसिल बनी थी। तो 1662 में। 1662 में। तैल चित्रण के लिए प्रयोग होने वाले, ये कटा हुआ पढ़ दे रहे हैं। तैल चित्रण के लिए प्रयोग होने वाले ब्रश होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ब्रिसल, सेबल या फिर AB दोनों। तो AB दोनों, ब्रिसल और सेबल दोनों। नेक्स्ट है, प्रयोग की दृष्टि से जल रंग कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से जल रंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन। एक शुष्क और दूसरा आर्द्र। ठीक, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, पैलेट का प्रयोग किया जाता है। पैलेट का प्रयोग किस में किया जाता है। तो पैलेट का प्रयोग चित्रकला में किया जाता है। नेक्स्ट, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। तो ऑयल कलर में बाइंडर के रूप में लिंसीडॉल का प्रयोग किया जाता है। किसका। लिंसीडॉल का, जिसको अलसी का तेल कहते हैं। जल रंग का मुख्य गुण होता है। जल रंग का मुख्य गुण क्या होता है। तो पारदर्शिता। जल रंग का मुख्य गुण पारदर्शिता होता है। नेक्स्ट है, पारदर्शी पद्धति में प्रकाश दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं। तो कागज खाली छोड़कर पारदर्शिता में उच्च प्रकाश दिखाते हैं। त्रिआयामी आकार में होते हैं। त्रिआयामी आकार में क्या होते हैं। तो लंबाई, मोटाई, चौड़ाई सभी त्रिआयामी में होते हैं। नेक्स्ट है, प्राविधिक कला कहलाती है। प्राविधिक कला क्या कहलाती है। तो प्राविधिक कला निर्मेय कहलाती है। प्राविधिक कला निर्मेय कहलाती है। चित्र में कितने आयाम होते हैं। चित्र में कितने आयाम होते हैं। चित्र द्विआयामी होता है, तो चित्र में 2 आयाम होते हैं। मूर्ति 3 आयामी होती है, तो मूर्ति में 3 आयाम होते हैं। चारकोल स्टिक है। चारकोल स्टिक है, क्या है चारकोल स्टिक। तो जली हुई लकड़ी है। चारकोल स्टिक क्या है। तो जली हुई लकड़ी है। फ्रेस्को का अर्थ होता है। फ्रेस्को का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेस्को का अर्थ होता है भित्ति चित्रण की विशेष पद्धति। भित्ति चित्रण की विशेष पद्धति को हम फ्रेस्को कहते हैं, जो 2 प्रकार की होती है। एक फ्रेस्को ब्यूनो और एक फ्रेस्को सेस्को। द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा। शुद्ध रंग के प्रयोग द्वारा, पतले रंग के प्रयोग द्वारा, तान के प्रयोग द्वारा, विरोधी वर्ण योजना के द्वारा। तो तान के प्रयोग द्वारा, हल्की तान या मध्यम तान लगा करके हम प्रयोग कर सकते हैं, त्रिआयामी प्रभाव दिखा सकते हैं। तान कितने भागों में बांटा गया है। तो 3, छाया, मध्यम और प्रकाश, 3 भागों में। एक्रेलिक रंग की योग्यता क्या होती है। तो एक्रेलिक रंग की योग्यता होती है जल्दी से सूखना। नेक्स्ट है, जब किसी चित्र में छाया और प्रकाश परछाई का निरूपण किया जाता है, तो वह चित्र क्या होता है। तो वह त्रिआयामी होता है, क्योंकि परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करके छाया प्रकाश दिखाया जाता है, तो त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करता है। ताजी गीली भित्ति पर चित्रण करने की विधा को क्या कहते हैं। ताजी गीली भित्ति पर चित्रण करने की विधा को ब्यूनो कहते हैं। फ्रेस्को ब्यूनो। और सेक्को किसको कहते हैं। सूखी भित्ति पर। नेक्स्ट है, मूल रूप से बाटिक कला किस देश की है। तो इंडोनेशिया की है। वहाँ इसको बाटिक को क्या कहा जाता था। तो वहाँ पर इसको बाटिक को शिबोरी कहा जाता था। इसको शिबोरी कहा जाता था। गैसो चित्र भूमि पर किस विधा में चित्रण किया जाता है। गैसो चित्र भूमि पर किस विधा में चित्रण किया जाता है।
तो टेम्परा विधि से चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट है तैल रंग है। तैल रंग क्या है? जल रंग पारदर्शी है, तो तैल रंग क्या है? तैल रंग अपारदर्शी है। नेक्स्ट है तैल रंगों को जिस अंडाकार फलक में फैलाया जाता है उसका सही नाम क्या है? तैल रंगों को जिस अंडाकार फलक में मिलाया जाता है तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम पैलेट है। क्या नाम है? पैलेट। नेक्स्ट है इम्पेस्टो क्या है? इम्पेस्टो क्या है? इसी दो में आंसर दे दीजिए। तो गाढ़े रंगों की मोटी परत द्वारा रंगांकन करना ही इम्पेस्टो कहलाता है। गैसो भूमि ये क्वेश्चन दोबारा आ गया क्या? ये वाला लग रहा है, हाँ ये 2 बार हो गया है। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ है? कागज का आविष्कार कहाँ हुआ है? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। कब हुआ था? 105 में। कागज का आविष्कार कब हुआ था? तो 105 में हुआ था। कौन सी सतह चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर में चित्रांकन नहीं किया जा सकता। जल रंग की पतली पारदर्शकता, जल रंग की पतली पारदर्शकता कागज पर लगाकर चित्रण करना क्या कहलाता है? जल रंग की पतली पारदर्शकता कागज पर लगाकर चित्रण करना क्या कहलाता है? तो इसको हम वॉश कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉश कहते हैं। नेक्स्ट है दीवार के प्लास्टर को सूख जाने के उपरांत चित्रण करना क्या कहलाता है? तो सूखने वाले को सेस्को कहते हैं और गीली भित्ति पे कार्य करना ब्यूनो कहलाता है। नेक्स्ट है कैनवास पर ऑयल चित्रण बनाने का सही क्रम क्या है? कैनवास पर ऑयल चित्रण बनाने का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले उसको स्ट्रेच करेंगे। 1 मिनट। सबसे पहले उसको स्ट्रेच करेंगे, फिर उस पर प्राइमर लगाएंगे, उसके बाद उस पर पेंट करेंगे, फिर लास्ट में उसमें फ्रेम लगा देंगे। तो क्या है तकनीक? स्ट्रेचिंग करना, प्राइमिंग करना, पेंटिंग करना और लास्ट में फ्रेमिंग करना। नेक्स्ट है चित्रकला के लिए कौन सी सतह का प्रयोग किया जाता है? तो चित्रकला के लिए दीवार भी हम भित्ति चित्रण कर सकते हैं, कैनवास पर भी बनाते हैं, ताड़पत्र भी बनाते हैं, यानी कि इन सभी का प्रयोग हम चित्रकला हेतु कर सकते हैं। नेक्स्ट है रंग उपलब्ध होते हैं। कैसे उपलब्ध होते हैं? तो केक के रूप में भी हमको मिल जाता है, ट्यूब में भी मिल जाता है, बोतल में भी मिल जाता है और ये सभी जो गोल गोल टिकिया वाला होता है सभी। नेक्स्ट है खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है तो प्राकृतिक ग्लू के रूप में। नेक्स्ट है ठोस में कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम होते हैं। 3 आयाम होते हैं। सतह 6, आयाम 3। तेल चित्रण में आवश्यक नहीं है। जब हम तेल चित्रण करेंगे तो उसमें हम चाकू का भी यूज़ करेंगे इम्पेस्टो के लिए, ईजल का भी प्रयोग होगा, तारपीन का भी, लेकिन तेल चित्रण में पानी का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है दीवार चित्रकला जिसको भित्ति चित्र कहते हैं के लिए सतह का प्रयोग करते हैं। तो दीवार पर चित्रकला बनाने हेतु हमको दीवार की ही आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है तरल पदार्थ जो ऑयल पेस्टल से बने चित्र में स्थिरता के लिए लगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको फिक्सेटिव कहते हैं। ये लिक्विड में होता है, उसको फिक्सेटिव कहते हैं। नेक्स्ट कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की विधि को क्या कहते हैं? तो कपड़े पर मोम लगा के विधि को बाटिक कहते हैं। कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की विधि को बाटिक कहते हैं। नेक्स्ट है नज़दीकी रेखा खींचकर प्रकाश और छाया का प्रभाव उत्पन्न कराना क्या कहलाता है? तो ये हैचिंग कहलाता है। नज़दीकी रेखा खींचकर छाया और प्रकाश का प्रभाव दिखाना क्या कहलाता है? तो ये हैचिंग कहलाता है। नेक्स्ट है
इम्पेस्टो तकनीक संबंधित है, इम्पेस्टो तकनीक संबंधित है। तो इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है? तो ये चित्रकारी से संबंधित है। कैसे? क्योंकि इसमें तुलिका एवं चाकू से रंग लगाया जाता है, तो ये चित्रकारी से संबंधित है। नेक्स्ट है स्केच की विशेषता है, स्केच की विशेषता है। तो स्केच की विशेषता क्या है? इसको थोड़ा सा इधर कर ले। स्केच की विशेषता क्या है? तो तीव्र प्रवाह पद्धति, तीव्र प्रवाह पद्धति ये स्केच की विशेषता है। चित्रभूमि किस प्रकार की होती है? चित्रभूमि किस प्रकार की होती है? तो द्विआयामी होती है। चित्रभूमि द्विआयामी होती है। नेक्स्ट है बाटिक में क्या उपयोग किया जाता है? बाटिक में मोम उपयोग किया जाता है। मोम का प्रयोग करके क्या होता है? तो बाटिक कहलाता है। स्केचिंग क्या है? स्केचिंग क्या है? तो स्केचिंग त्वरित रेखांकन है। स्केचिंग त्वरित रेखांकन है। नेक्स्ट क्यूरेस्क्यूरो क्या है? क्यूरेस्क्यूरो क्या है? तो चित्र में छाया प्रकाश का प्रभाव करना ही क्यूरेस्क्यूरो है और सबसे पहले प्रयोग इसका विंची ने किया था। वसली क्या है? वसली क्या है? ये चित्रण हेतु एक धरातल है। वसली चित्रण हेतु एक धरातल है जो कई कागज़ों को चिपका करके आपस में जोड़ करके चित्रण हेतु धरातल तैयार किया जाता था, उसको ही वसली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुष्क माध्यम कौन सा है? निम्नलिखित में से शुष्क माध्यम कौन सा है? तो पेस्टल जो है ये शुष्क माध्यम है, बाकी तीनों आर्द्र माध्यम है। नेक्स्ट है तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया था? तैल चित्रण का आविष्कार जॉन वॉन आइक बंधुओं ने किया था। किसने किया था? जॉन वॉन आइक बंधुओं ने किया था 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है किसमें? तो टेम्परा में। अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है किसमें? तो टेम्परा में। इसमें दो होता है, एक पीला भाग होता है, एक वाइट भाग होता है, तो वाइट वाले भाग को यूज़ किया जाता है। कोलाज क्या है? कोलाज, कोलाज क्या है? तो धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपका कर रचना करना ही कोलाज कहलाता है। इम्पेस्टो क्या है? इम्पेस्टो क्या है? तो धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना, मोटी परत को लगाना इम्पेस्टो कहलाता है। एक कला सृजन में यांत्रिकी कौशल, एक कला सृजन में यांत्रिकी कौशल के क्रियान्वयन को क्या कहते हैं? तो इसको तकनीकी कहते हैं। क्या कहते हैं? तकनीकी, यानी टेक्निक कहते हैं। भित्ति चित्रण की तकनीकी जिसमें गीली प्लास्टर पर रंगों का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको गीली को क्या कहते हैं? ब्यूनो, फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भित्ति चित्र की, निम्नलिखित में से भित्ति चित्रण की कौन सी तकनीक है? कौन सी है? तो फ्रेस्को सेक्को और फ्रेस्को ब्यूनो। नेक्स्ट है जिसमें रंगों के साथ मोम को मिलाकर प्रयुक्त किया जाता है। रंगों के साथ मोम को मिलाकर प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? एनकॉस्टिक कहते हैं। मोटे रंग की परत को लगाना छुरी से इम्पेस्टो या नाइफ पेंटिंग कहते हैं। फ्रेस्को, फ्रेस्को ब्यूनो, फ्रेस्को क्या कहते हैं? सेक्को, दीवार पर। नेक्स्ट है म्यूरल चित्रण हेतु, म्यूरल चित्रण हेतु कौन सा धरातल काम में लिया जाता है? तो म्यूरल चित्रण हेतु कौन सा धरातल काम में लिया जाता है? तो दीवार को लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है? तो दीवार को लिया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी सतह चित्रण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो पहले ही आ चुका है, टिश्यू पेपर उपयुक्त नहीं है। क्या नहीं उपयुक्त है? तो टिश्यू पेपर उपयुक्त नहीं है। ये काला काला रंग नहीं अच्छा लग रहा हमको। जल रंग की पतली, जल रंग की पतली पारदर्शक तह कागज पर लगाकर चित्रण करना क्या कहलाता है? तो इसको वॉश पेंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉश पेंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, ये ब्लर है तो पढ़ दे रहा। दीवार के प्लास्टर को सूख जाने के उपरांत चित्रण करने को क्या कहते हैं? तो सेस्को कहते हैं। फ्रेस्को सेक्को कहते हैं। ब्यूनो गीली भित्ति पर चित्रण करना कहलाता है, सेक्को सूखी भित्ति पर। जब चित्रित आकृति केवल लंबाई और चौड़ाई का दर्शन कराए, मोटाई का अभाव हो, लंबाई और चौड़ाई दिखाए लेकिन मोटाई का अभाव हो, तो वहाँ पर द्विमितीय होगा,
क्योंकि मोटाई का अभाव दिखा दिया, तो यहाँ द्विमितीय होगा। इनमें से कौन सा चित्रण का माध्यम नहीं है? इनमें से कौन सा चित्रण करने का माध्यम नहीं है? तो कागज माध्यम नहीं है। नेक्स्ट है सेट स्क्वायर होते हैं। सेट स्क्वायर होते हैं। सेट स्क्वायर कैसे होते हैं? तो सेट स्क्वायर तिकोने होते हैं। सेट स्क्वायर कैसे होते हैं? सेट स्क्वायर तिकोने होते हैं। अब अभिकथन और कारण देख लेंगे। अभिकथन और कारण देख लेंगे। अभिकथन ये कह रहा है कि ड्राई ब्रश संघात विधि का प्रयोग जल रंग और तैल रंग चित्रण में दोनों में किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। ड्राई ब्रश संघात विधि का प्रयोग जल रंग और तैल रंग दोनों में किया जाता है, बिल्कुल। फिर कारण क्या कह रहा है? कह रहा है ड्राई ब्रश संघात सतह पर विशेष प्रकार के टेक्सचर का उपयोग करते हैं। हाँ, इससे मोजाइक प्रभाव हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमारा ए और आर दोनों, मतलब कि कथन भी सही है और जो इन्होंने कारण दिया है वो भी सही है। फिर ये कह रहे हैं कि इन्होंने फिर से कहा कथन और कारण में, कथन इनका क्या है कि रेखांकन में सामान्यतः 4B पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। रेखांकन में सामान्यतः 4B पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। 2B, 4B, 6B, 8B, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी ब्लैकनेस बढ़ती जाएगी। तो 4B, रेखांकन में हम 4B पेंसिल का प्रयोग करते हैं। हाँ, करते हैं, क्योंकि 4B पेंसिल में प्रयुक्त ग्रेफाइट कोमल होता है, जिसके कारण उसकी हल्की से लेकर गहरी आभा भी प्रयोग की जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फिर से अभिकथन और कारण आ गया, बराबर कर दे इसको। फिर से अभिकथन और कारण आ गया है। अब क्या कह रहे हैं? अभिकथन क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि ग्रेफाइट पेंसिलों की तुलना में रंगीन पेंसिलों के लिखे को मिटाना ज़्यादा कठिन होता है। हाँ, एकदम सही है। ये कैसे आ जा रहा बाबू? एकदम सही है। ग्रेफाइट पेंसिल की तुलना में रंगीन पेंसिलों के लिखे मिटाने को ज़्यादा कठिन होता है। ग्रेफाइट पेंसिल जो है वो आसानी से मिट जाती है। अगर कलर वाली पेंसिल हम देखेंगे, उसको इरेज करेंगे तो वो जल्दी इरेज नहीं होता है। फिर दूसरा इन्होंने कारण क्या बताया है? इन्होंने दूसरा कारण बताया है क्योंकि रंगीन पेंसिल क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी उन रंग द्रव्यों पिगमेंट के मिश्रण से बनी होती है जो गोंद के साथ इकट्ठे बंधे होते हैं और हार्ड प्रेस्ड वैक्स में भीगे होते हैं। ये भी एकदम सही है। तो हमारा क्या है? ए और आर दोनों सही होगा। नेक्स्ट है पीवीए घोल को हल्का संवेदनशील बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो अमोनिया का आंसर दिख गया। अमोनिया का उपयोग किया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अमोनिया का उपयोग किया जाता है। अब ये कह रहा है कि मिलाओ, एक दूसरे का मिलान करो। जल रंग कैसा होता है? जल रंग पद्धति कैसी होती है? तो ये पारदर्शी होती है कि अपारदर्शी होती है? तो जल रंग जो है ये पारदर्शी होती है। जल रंग पारदर्शी होती है। फिर कह रहे हैं कि इम्पेस्टो कैसा होता है? इम्पेस्टो मोटे रंग की परत लगाना इम्पेस्टो कहलाता है, यानी एकदम सघन, गाढ़ा, घना दिखाना। तो इम्पेस्टो बहुत सघन। ठीक। फिर कह रहा है स्पैटरिंग क्या होती है? स्पैटरिंग जैसे ब्रश में कलर डुबो के इसको अंगूठे से पीछे को ऐसे करो तो छोटे छोटे बिंदु आते हैं, उसको स्पैटरिंग कहते हैं। तो क्या है इसका? सूक्ष्म बिंदुओं का फव्वारा स्पैटरिंग कह रहा है। और गुआश क्या है? प्रत्येक रंग के साथ सफ़ेद रंग मिला देना गुआश कहलाता है। नेक्स्ट है इम्पेस्टो तकनीक किसके समान है? इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है? तो ये चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट है अभिकथन होगा, ये बहुत हल्का, इसको आगे बढ़ा दे रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये मिलाना है, इसको मिलाना है। फिर वही इम्पेस्टो आया, अभी थोड़ी देर पहले मिलाया था। सुमेलित करिए। इम्पेस्टो क्या था? मोटे रंग की पारदर्शिता थी, अपारदर्शिता थी।
फिर उसके बाद वाटर कलर क्या है, ये पारदर्शी है, अभी पढ़ें। ऑयल कलर अपारदर्शी होता है, डार्क टू लाइट, और वाटर कलर लाइट टू डार्क। एक्रेलिक क्या है, इसमें पारदर्शी अपारदर्शी दोनों प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है फिर से एनकॉस्टिक। एनकॉस्टिक क्या है, इसमें मोम का प्रयोग किया जाता है, एनकॉस्टिक में मोम का प्रयोग किया जाता है। तीसरे क्या है, तीसरे क्या है, गॉथिक में हम लोगों ने पढ़ा है ना, मोज़ैक वाला, वही है। और कोलाज क्या है, ये अवशिष्ट पदार्थ है, यानी कि अखबारों कह रहे हैं, अखबार के टुकड़े या कागज़ के टुकड़ों से तैयार किया गया या वेस्ट मटेरियल से भी हम कोलाज तैयार कर सकते हैं। मार्पिंग कंप्यूटर में यूज़ होता है, मार्पिंग कंप्यूटर में यूज़ होता है। नेक्स्ट है फिर से अभिकथन और कारण आ गया। अभिकथन और कारण फिर से आ गया, पूरा नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं फिर उसके बाद इसका बताते हैं, बहुत बड़ा है ना तो अगर पूरे में करेंगे नहीं आ पाएगा। इसमें कथन और तर्क दे रहा है, मतलब एक व्यक्ति बता रहा है तो दूसरा उसका लॉजिक लगा रहा है। क्या कह रहा है, ए ने कहा कि अपारदर्शी वाटर कलर गॉस को बॉडी कलर भी कहते हैं। अपारदर्शी वाटर कलर गॉस को, गॉस यानी गॉश की बात हो रही है, अपारदर्शी वाटर कलर गॉस को बॉडी कलर भी कहते हैं। जी हाँ, कहते हैं। किसी भी रंग में जब सफ़ेद रंग मिला देते हैं तो उसको गॉश कहते हैं और इसको बॉडी कलर भी कहते हैं। सही कह रहा है, इसने सही कहा। अब तर्क ये क्या देना चाह रहा है, इसने अपनी बात तो रख दी, अब इसका तर्क भी देगा। क्योंकि शुद्ध वाटर कलर की तरह इसका माध्यम या जोड़ने वाला अभिकर्ता यानी कि एजेंट गम अरेबिक है। यद्यपि अनेक ग्वास पेंट में अब प्लास्टिक भी होता है, अनेक ग्वास पेंट में अब प्लास्टिक भी होता है। ये भी इसने तर्क भी बिल्कुल सही दिया, यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है फिर से अभिकथन और तर्क आ गया है। पहले यहाँ इसको छोटा करके पढ़ लेते हैं, पहले अभिकथन पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि हॉट एवं कोल्ड प्रेस्ड कागज़ दोनों का उपयोग पानी के लिए नहीं किया जा सकता। हॉट एवं कोल्ड प्रेस्ड कागज़ दोनों का प्रयोग पानी के लिए नहीं किया जा सकता। हाँ, नहीं किया जा सकता, सबका अपना अलग अलग तकनीक होता है। फिर उसके बाद इन्होंने कारण क्या दिया, तर्क क्या दिया। तर्क इन्होंने ये दिया है कि पानी के रंगों के उपयोग के लिए एक सुदृढ़ बनावटी कागज़ बहुत उपयोगी होता है, बहुत उपयोगी होता है। तो ये सही है, ये भी सही है। हॉट एवं कोल्ड प्रेस कागज़ दोनों उपयोग पानी के लिए नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और इसमें पानी के रंगों के उपयोग के लिए एक सुदृढ़ बनावटी कागज़ उपयोगी है, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब नहीं किया जा सकता, तो ए सही है, आर ए सही नहीं, आर, क्योंकि उसमें नहीं किया जा सकता, इसमें सही किया। क्या बताया मैंने, इसने कहा कि हॉट एंड कोल्ड प्रेस्ड कागज़ दोनों उपयोग पानी के रंगों के लिए नहीं किया जाता। हाँ, नहीं किया जाता है, इन्होंने कहा नहीं किया जाता, तो बिल्कुल सही है, नहीं किया जाता, तो ए नहीं किया है। फिर कह रहे हैं कि पानी के रंगों में उपयोग के लिए एक सुदृढ़ बनावटी कागज़ उपयोगी है। हाँ, एक कागज़ विशेष प्रकार से कागज़ तैयार होता है, तो आर सही है और ए गलत है। नेक्स्ट, ये भी थोड़ा सा ब्लर है, कैसे करें। अभिकथन कह रहा है, अभिकथन कहा कि आला प्राइमा का प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा बहुत प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाता है और इस पद्धति का महान कलाकार वॉन गॉग ने प्रतिपालन किया था। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, ये सही है। फिर कारण क्या दिया कि तर्क क्या दिया इन्होंने, लॉजिक क्या बताया। आला प्राइमा चित्रकारी जो आमतौर पर एक सत्र में पूर्ण नहीं होता, इसे अपारदर्शी रंगों का उपयोग करते हैं। एक सत्र में पूर्ण नहीं होता, इसमें अपारदर्शी रंग का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कलर लिया, यहाँ पे किया तो ये सूख गया, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद फिर कलर लेंगे, फिर यहाँ पे कलर करेंगे। एक ही बार में एक ही रंग से पूरा तैयार करेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सुमेलित करिए, सुमेलित करिए। क्या कह रहा है,
लकड़ी के साथ क्या है, इंटार्सिया, लकड़ी के साथ इंटार्सिया। पत्थर क्या है, तो पत्थर रिलीवो सिएस्टिटो, रिलीवो सिएस्टो। धातु क्या है, धातु सिरे पर्दू की क्रिया को कहते हैं। और मिट्टी फायरिंग सिरेमिक में, मिट्टी फायरिंग सिरेमिक में। किसी वस्तु का सज्जा हेतु किसी वस्तु के सज्जा हेतु प्रयुक्त कलात्मक पेपर को क्या कहते हैं, तो प्रयुक्त कलात्मक पेपर को डेकोपेस कहते हैं। प्रयुक्त कलात्मक पेपर को डेकोपेस कहते हैं। कला के संदर्भ में कला का क्या अभिप्राय है, तो शैली के रूप में कला के संदर्भ में कलम को देखेंगे। मोम में निम्न में से मोम का प्रयोग किस विधि में किया जाता है, निम्न में से मोम का प्रयोग किस विधि में किया जाता है, तो बाटिक में किया जाता है। किसमें, बाटिक में किया जाता है। बाटिक का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, बाटिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कपड़े पर किया जाता है। फ्रेस्को बुनो पद्धति, फ्रेस्को बुनो पद्धति परिभाषित की जाती है, तो कैसे परिभाषित की जाती है, इसको विशेष प्रकार के तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ही क्या है, फ्रेस्को बुनो पद्धति है। नेक्स्ट है, फ्रेस्को बुनो पद्धति में चित्र बनते हैं कैसे, तो दीवार की गीली सतह पर, दीवार की गीली सतह पर। फोटो की कतरन, फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है, फोटो की कतरन से बना चित्र, देखिए इसमें कोलाज सही कराया तो कोलाज अभी सही कर ले रहे हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ से रब करते हैं, किसी चीज़ से रब करके उसको बनाते हैं तो उसको फ्राटेज कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्राटेज कहते हैं। अब फोटो, एक फ़ोटो है, आ जाओ भैया, एक फ़ोटो है, ठीक, ये हाथ से बना रहे हैं, पेन मेरा काम नहीं कर रहा है। ये एक फ़ोटो है, इसका जब हम टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, एक मिनट, इसका जब हम टुकड़ा टुकड़ा करेंगे तो देखिए फ़ोटो कई सतह में है ना, फ़ोटो कई जगह दिख रही, यहाँ भी इसका अंश है, यहाँ भी अंश है, यहाँ 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 ये अंश है। जब इसका टुकड़ा टुकड़ा करके फिर अलग से इसको चिपकाएंगे तो इसको मोन्टाज कहेंगे। क्या कहेंगे, मोन्टाज कहेंगे। लेकिन इसमें कोलाज सही किया है इसलिए हम कोलाज सही करा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर कोलाज नहीं होगा तो मोन्टाज सही करिएगा। कोलाज चित्र का माध्यम क्या है, कोलाज चित्र का माध्यम कागज की कतरन से है। कोलाज चित्र का माध्यम कागज की कतरन से है। कभी कभी क्या होता है कि गलत को भी सही मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है भाई, देखिए अभी आयोग के पास जा कर के केवल एक सीट लेना है, वहाँ तर्क नहीं देना, हमको एक सीट लेना है और तर्क वितर्क करने के लिए जब सीट मिल जाएगी तब अपना ज्ञान बच्चों को बांटेंगे, उनको सही ज्ञान देंगे। पहले अपने लिए एक सीट फिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेक्सोग्राफी स्याही के, फ्लेक्सोग्राफी स्याही के एक घटक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो इसको एनलाइन डाई कहते हैं, इसको एनलाइन डाई कहते हैं। एक कलाकार का ब्रश कितनी भागों में विभक्त होता है, तो 3 भागों में विभक्त होता है। एक कलाकार का ब्रश कितने भागों में विभक्त होता है, तो 3 भागों में विभक्त होता है, ठीक, 1 2 3 भागों में विभक्त होता है। एक्रेलिक रंग, एक्रेलिक रंग है क्या, तो ये जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है, एक बार में प्रयोग द्वारा, एक बार में रंग के प्रयोग द्वारा चित्र को पूर्ण करना क्या कहलाता है, तो आला प्राइमा कहलाता है। नेक्स्ट है, आला प्राइमा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक बार में रंग के प्रयोग द्वारा पूर्ण करने चित्र की विधा को आला प्राइमा करते हैं, या पेंटिंग तकनीक है जो गीले पट की परतों पे पहले गीले पेंट की परतों पर लगाया जाता है और तैल चित्रण में इसका उपयोग होता है। सबसे अच्छा कैनवास कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा कैनवास पटसन, जिसको लिनन कहते हैं, इसका होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा छिद्र होते हैं और जितने ज़्यादा छिद्र होंगे, महीन छिद्र होंगे, उतना ही कैनवास हमारा अच्छा होगा। फ्रेस्को सेक्को पर कौन सी वार्निश की जाती है, फ्रेस्को सेक्को पर कौन सी वार्निश की जाती है, तो वैक्स वार्निश की जाती है। सूखे पेस्टल के लिए कौन सा कागज़, सूखे पेस्टल के लिए कौन सा कागज़ उपयुक्त होता है, तो रंजित कागज़ उपयुक्त होता है, जिसको हम लोग भूरा खुरदुरा भी पढ़ते हैं, जिसको भूरा खुरदुरा भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
जल रंग में कौन सा कागज प्रयुक्त होता है? तो हॉट प्रेस्ड गर्म दबा, मीडियम कोल्ड प्रेस्ड ठंडा दबा, रफ मोटा हैंडमेड पेपर और सभी प्रयुक्त होता है। कोलाज क्या है? कोलाज क्या है? तो कोलाज टुकड़ों का संयोजन है। कोई भी टुकड़ा हो सकता है, पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, कागज़ का टुकड़ा हो सकता है, कपड़े का टुकड़ा हो सकता है, चूड़ी का टुकड़ा हो सकता है, मतलब कोई भी वेस्ट मटेरियल आपका कोलाज बनाने के काम आ सकता है। किन रंगों के साथ हम माध्यम का प्रयोग नहीं करते? तो पेस्टल रंगों के साथ हमें किसी भी माध्यम का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। रंगीन पेपर और पेपर कास्टिंग आदि से कौन सी पेंटिंग की जाती है? तो कोलाज की जाती है। कौन सी? कोलाज की जाती है। पेपर में से क्या है? लुगदी। इसका प्रयोग किसने किया था? सोमनाथ होर ने किया था। किसने किया था? सोमनाथ होर ने किया था। कागज की कतरनों से बनाए गए चित्र को कोलाज कहते हैं। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। कागज की कतरन से बनाए गए चित्र को कोलाज कहते हैं। कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को कोलाज कहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन। चित्रकला में इनमें से किसका प्रयोग नहीं होता? चित्रकला में इनमें से किसका प्रयोग नहीं होता? तो एयर ब्रश का भी प्रयोग होता है, सेबल ब्रश का भी होता है, ईजल का भी होता है, लेकिन चीज़ल का नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि चीज़ल छेनी होती है। पोस्टर कलर की प्रकृति कैसी होती है? पोस्टर कलर की प्रकृति कैसी होती है? तो ये अपारदर्शी होती है। कैसी होती है? अपारदर्शी होती है। पेपर स्ट्रेच किस माध्यम में किया जाता है? पेपर स्ट्रेच किस माध्यम में किया जाता है? तो ये जल रंग में क्या करते हैं? क्यों करते हैं? पेपर स्ट्रेच को जल रंग माध्यम में करते हैं क्योंकि जल रंग जब लगाते हैं तो यहाँ पे हल्की हल्की सिकुड़न हो जाती है, इसलिए पेपर स्ट्रेच का प्रयोग किया जाता है। किस देश में हस्त निर्मित कागज पहली बार बनाई गई थी? तो जो भी पहला काम हुआ, चाहे बीमारी भेजने का, चाहे अच्छे काम करने का, सब चीन हो जाता है। नेक्स्ट है, जल रंग चित्रण के लिए कौन सा कागज महत्वपूर्ण है? तो हस्त निर्मित कागज, क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा था हॉट प्रेस्ड, मीडियम कोल्ड प्रेस्ड और रफ यानी हस्त निर्मित, तो उसमें से हस्त निर्मित कागज एक ऑप्शन में है, ये सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रंग पारदर्शी है? इनमें से कौन सा रंग पारदर्शी है? तो जल रंग क्या है? वो पारदर्शी है। नेक्स्ट है, जल रंग प्रयोग करने वाले चित्रकार किस माध्यम में काम कर सकते हैं? क्यों? कोई माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? वो सभी में काम कर सकता है। जल रंग की यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? जल रंग की यात्रा आदि मानव यानी गुफा चित्रों से प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है, जल रंग माध्यम को सबसे ज़्यादा किस माध्यम ने प्रभावित किया? जल रंग माध्यम को सबसे ज़्यादा किस माध्यम ने प्रभावित किया? तो एक्रेलिक ने प्रभावित किया। नेक्स्ट है, टेम्परा तकनीक किससे संबंधित है? तो ये चित्रकला से संबंधित है, ना कि मूर्तिकला, ऑपकला, ये चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट है, रिंग रिलीफ स्कल्पचर किसे कहते हैं? रिंग रिलीफ स्कल्पचर किसे कहते हैं? तो त्रिआयामी गोलाकार आकृति बनाने के लिए रिंग रिलीफ स्कल्पचर का प्रयोग किया जाता है। रिंग रिलीफ स्कल्पचर का प्रयोग किया जाता है ताकि इस ढांचे को मजबूती प्रदान की जा सके। जो पदार्थ के कणों को बांधता है उसको क्या कहते हैं? बांधना, बाइंडर, बाइंड करना किसी चीज़ को। वैक्स पेस्टल क्या है? वैक्स पेस्टल क्या है? तो वैक्स मीन्स मोम, जो मोम के साथ मिला हो वही वैक्स पेस्टल है। ड्राई पेस्टल क्या है? ड्राई पेस्टल क्या है? ड्राई मतलब सूखा, जो बिल्कुल सूखा हो वो ड्राई पेस्टल। तेल मिल जाएगा तो वो गीला हो जाएगा, गोंद मिल के चिपक जाएगा, मोम के बगैर काम करेगा ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, आमतौर पर ऑयल कलर को सुखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तारपीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? तारपीन का। तारपीन की मात्रा कम या ज़्यादा करके उसको पतला करेंगे, जितना पतला होगा उतनी जल्दी वो सूख जाएगा। आमतौर पर ऑयल कलर के साथ किसको मिक्स किया जाता है? तो लिंसीड ऑयल को मिक्स किया जाता है, जिसको अलसी का तेल कहते हैं। तारपीन का तेल पतला करने के लिए, अब बाकी तेल से कोई मतलब नहीं, अगर आप यूज़ कर सकते हो तो कोई बात नहीं। किसी माध्यम में डार्क से लाइट प्रयोग करते हैं तो वो क्या है? ऑयल कलर में डार्क से लाइट प्रयोग करते हैं, और वाटर कलर में लाइट टू डार्क। नेक्स्ट, कोलाज पेंटिंग क्या है? कोलाज पेंटिंग क्या है? तो बिना कलर के उपयोग से बनी पेंटिंग को कोलाज पेंटिंग कहते हैं। यह क्वेश्चन है, बिना कलर के उपयोग से बनी पेंटिंग को क्या कहते हैं? तो उसको कोलाज कहते हैं।
दोनों तरह से क्वेश्चन बन गया। एक्रेलिक रंग क्या है? एक्रेलिक रंग क्या है? तो ये जल में घुलनशील है। एक्रेलिक के रंग क्या है? ये जल में घुलनशील है। पोस्टर कलर की प्रकृति कैसी पोस्टर कलर की प्रकृति कैसी होती है? तो ये अपारदर्शी होती है। पोस्टर कलर की प्रकृति कैसी होती है? अपारदर्शी होती है। चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाना क्या कहलाता है? तो चित्र के अलावा जब हम पदार्थ को जोड़ के चित्र बनाएंगे तो पहले से चित्र की क्या ज़रूरत है? तो उसको कोलाज कहते हैं। मिलाओ। ऑयल पेस्टल में क्या मिलाया जाता है? अभी ऊपर हम लोग पढ़े लिंसीड ऑयल मिलाया जाता है। और ड्राई पेस्टल को फिक्स करने के लिए फिक्सर का प्रयोग करते हैं। म्यूरल क्या है? म्यूरल में किसका प्रयोग होता है? तो गम अरेबिक का प्रयोग होता है। और ड्राइंग के लिए चारकोल स्टिक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हल्के से गाढ़े की ओर, हल्के लाइट टू डार्क जल रंग, लाइट टू डार्क जल रंग, डार्क टू लाइट तैल रंग, चिपकाना कोलाज, एचिंग ग्राफिक। इजी था ये वाला। कैनवास पर तैल चित्र बनाने का सही क्रम बताइए। ये पहले बता चुके हैं। कैनवास पर तैल चित्र बनाने का सही क्रम, पहले स्ट्रेच करेंगे, फिर प्राइमर का यूज़ करेंगे, उसके बाद पेंटिंग करेंगे, लास्ट में फ्रेम करके उसको घर पर टांग देंगे। मलार कलाकार इनमें से किस माध्यम में काम करते थे? तो ये मेटल कास्टिंग में, धातु संकुचन में काम करते थे। नेक्स्ट है नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार, आ जाओ, नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार पहले चित्र निर्माण में तैल का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो बामियान की गुफाओं में किया गया था। कहाँ किया गया था? बामियान की गुफाओं में किया गया था। नेक्स्ट है ढलाई के लिए धातु के परिष्करण के लिए, ढलाई के लिए धातु के परिष्करण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी में कौन सी सामग्री शक्ति प्रदान करती है? मिट्टी की कौन सी सामग्री शक्ति प्रदान करती है? तो शक्ति हस्त प्रदान करती है। और जब मजबूती आ जाए तो ग्रोथ प्रदान करती है। दोनों का अर्थ एक ही है, पर यहाँ पे आंसर घुमा घुमा के अलग अलग दे दिया है। मलार कलाकार मेटल कास्टिंग के लिए जाने जाते हैं। अभिकथन और कारण आ गया। अभिकथन और कारण आ गया। क्या आया? अभिकथन और कारण। अभिकथन ने कहा स्टोनवेयर जो क्ले माध्यम है, स्टोनवेयर को टेराकोटा पकाने की अपेक्षा अधिक तापमान में पकाया जाता है। हाँ, टेराकोटा से ज़्यादा इसके तापमान की आवश्यकता होती है। सही कहा इन्होंने। अब ये तर्क क्या देना चाह रहे हैं? क्योंकि अधिक तापमान सिलिका को विट्रीफाइड स्थिति में परिवर्तित करता है, जो इससे अधिक सख्त और मजबूती बनाता है। स्टोनवेयर को अधिक सख्त और मजबूत बना देता है। जी सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। कारण भी इन्होंने सही दिया, कथन भी इन्होंने सही बताया। फिर उसके बाद कह रहे हैं, इन्होंने क्या कहा कि राकू कोर्स ग्रैंड क्ले से बनाया जाता है। राकू कोर्स ग्रैंड क्ले से बनाया जाता है, जिसमें अधिक ग्रोग और बालू के कण होते हैं। अधिक ग्रोग और बालू के कण होते हैं, वही भूसी सी मिला करके बालू के कण होते हैं। तो क्या ये सही है? हाँ, ये वाली लाइन तो सही है। अब इनका तर्क भी देख लेते हैं कि इन्होंने तर्क क्या दिया है। क्योंकि वह वांछित सतह पूर्णता और शक्ति देता है, यानी ऐसा करने से उसकी पूरी सतह को शक्ति प्रदान होती है। तो ये और ये दोनों कारण भी सही है और कथन भी सही है, मतलब कथन भी सही है और तर्क भी इनका सही है। आइए मिलाते हैं। बालू के साथ स्टोन है। बालू के साथ स्टोन। धातु क्या है? धातु क्या है? तो धातु रेजिन है। पतीना का प्रयोग कांस्य में किया जाता है। मिट्टी से पॉटरी बनाई जाती है। मिट्टी के बर्तन की कला को पॉटरी कला कहते हैं। प्लास्टर की मूर्ति में प्लास्टर मोल्ड को लेते समय पृथककर्ता के रूप में किस घोल का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रीस का प्रयोग करते हैं। अगर ग्रीस का प्रयोग नहीं करेंगे तो मोल्ड से फिर मूर्ति नहीं निकलेगी। टेराकोटा और सिरेमिक में क्या सामान्यता नहीं है? तो कॉयल की सामान्यता नहीं है। फिर से मिलान करो। वेजिंग क्या है? तो ये सिरेमिक है। जिंक ग्राफिक में यूज़ होता है, ग्राफिक का। वुड डस्ट, ये जब मोल्ड बनाते हैं तो उसमें डस्ट का छिड़काव करते हैं ताकि वो अच्छे से मतलब
निकल जाए, उसमें चिपके ना। और मूर्ति कला के लिए लोह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, बड़ा अभिकथन और कारण आ रहा है। अभिकथन और कारण। लाल मिट्टी का पारंपरिक प्रयोग, लाल मिट्टी का पारंपरिक प्रयोग घरेलू सामान बनाने में होता है। क्या ये सही है? लाल मिट्टी का प्रयोग घरेलू प्रयोग क्या है, पारंपरिक घरेलू प्रयोग के लिए होता है। क्या ये सही है? ज़रूरी तो नहीं है, वहाँ लाल, पीली, काली सभी मिट्टी का यूज़ करते हैं। क्योंकि यह अत्यधिक कम लागत की है, ऐसा कुछ नहीं है, यह अत्यधिक कम लागत की बात नहीं है, टिकाऊ भी होना चाहिए। तो ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं है। क्या होगा? ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट है पोर्सिलेन। पोर्सिलेन यानी चीनी मिट्टी के बर्तनों को क्या कहते हैं? पोर्सिलेन की ढलाई केवल निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा की जाती है। किस द्वारा की जाती है? तो स्लिप कास्टिंग के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? स्लिप कास्टिंग के द्वारा की जाती है। ब्लर है ये। किस द्रव्य से क्ले को मजबूती मिलती है? किस द्रव्य से क्ले को मजबूती मिलती है? तो ग्रोक से। वहाँ पे शक्ति पूछा था तो हस्क सही हुआ था, यहाँ मजबूती पूछ लिया तो ग्रोक सही हो गया। बात है वही, शब्दों का फेर है। ये भी ब्लर भी है थोड़ा सा, ये भी ब्लर है। हॉल मेटल, ये सही है कि नहीं देखें। हाँ, हॉलो मेटल कास्टिंग का सही क्रम बताइए। हॉलो मेटल कास्टिंग का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले हम एक मोल्ड तैयार करेंगे, सबसे पहले एक मोल्ड तैयार करेंगे। फिर उसके बाद मोल्ड को हम आग में पकाएंगे, मोल्ड को हम आग में पकाएंगे। फिर क्या करेंगे? फिर रनर्स लगाएंगे, फिर इसमें रनर्स लगाएंगे। उसके बाद इसके अंदर सारे कोर भरेंगे। ठीक, फिर क्या है? मोल्ड बनाना, ऐसे हो जाओ, मोल्ड बनाना, फिर पकाना, रनर्स लगाना और कोर भरना। ये जब अभी 16 के बाद जब थ्योरी स्टार्ट करेंगे स्थापत्य मूर्ति कला, तो ये सारा विस्तार से पढ़ाएंगे। सामग्री के सेट में कौन सा सही है? सामग्री के सेट में कौन सा सही है? तो क्या सही है? क्ले, ग्रोव, बिग डस्ट और फायरवुड। पहले मिट्टी लेंगे, फिर उसको मजबूती के लिए उसमें ग्रोव या हस्क का प्रयोग करेंगे। फिर बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा वो जो क्या कहते हैं, लाल मिट्टी पकी हुई रहती है, टेराकोटा, या वो कह लीजिए ईट का डस्ट, उसका छिड़काव करेंगे। फिर उसके बाद अग्नि में इसको पका देंगे। नेक्स्ट है स्थापना कला से आप क्या समझते हैं? स्थापना कला से आप क्या समझते हैं? तो ये त्रिआयामी कला है। क्या है? त्रिआयामी कला, जिसको आगे पीछे चारों तरफ से घूम करके देख सकते हैं, उसको त्रिआयामी कला कहते हैं। इस पेंटिंग का माध्यम बताइए। इस पेंटिंग का माध्यम बताइए। इस पेंटिंग का माध्यम बताइए। तो ये कैनवास पर तैल रंग का प्रयोग किया गया है, ये कैनवास पर तैल रंग का प्रयोग किया गया है। और तैल चित्रकारी में टोकिंग प्रक्रिया किसके आधार पर की गई? जिनके आधार पर की गई उनका नाम क्या है? तो सर हेनरी टोंक नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश वाटर कलर का जनक प्रायः किसको कहते हैं? इंग्लिश वाटर कलर का जनक प्रायः किसको कहते हैं? तो सैंडबाई को, सैंडबाई को कहते हैं। आइए मिलाते हैं। ग्वाश रंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो ये गम अरेबिक होती है। एनकॉस्टिक मोम लगा के करते हैं। टेम्परा, इसमें अंडा मिला होता है। भित्ति चित्रण, बंधकारी एजेंट का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। भित्ति चित्रण में बंधकारी एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है भित्ति चित्रण, म्यूरल किस भाषा का है? तो म्यूरल अंग्रेजी भाषा का है। फ्रेस्को चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग की जाती है? तो शुष्क भित्ति, सेक्को शुष्क। नेक्स्ट है फ्रेस्को बिनो प्रक्रिया सही क्रम बताइए। तो आरिचियो ड्राइंग, इंतानाको और पेंटिंग। आरिचियो आरिचियो ड्राइंग, इंतानाको और पेंटिंग। टारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है। किस लिए? तो रंग को पतला करने के लिए। नेक्स्ट है किस माध्यम में लाइट से डार्क काम किया जाता है? तो वाटर कलर में लाइट टू डार्क काम किया जाता है, और डार्क टू लाइट ऑयल कलर में। पेस्टल रंग को स्थायित्व करने के लिए इसमें फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है।
टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है, टेम्परा रंग विधि का प्रभाव होता है अपारदर्शी। नेक्स्ट है पेस्टल रंगों में स्थायित्व करने के लिए फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? भित्ति चित्रों की बात आ गई तो खनिज रंग प्रयोग किए जाते हैं, और गुफा चित्रों की बात आती तब ये होता। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज है तो कैसा है? रंजित कागज, भूरा खुरदुरा कागज, पीछे पढ़ चुके हैं। फिर है संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं है? संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं है? तो अंतराल, ये तत्व है। वसली क्या है? वसली क्या है? तो कागज पर चित्रण हेतु तैयार की गई धरातल को ही हम क्या कहते हैं? वसली कहते हैं। अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है? तो पॉल सैंडबाई को अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड या सतह होते हैं? तो 3 होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अग्रभूमि, मध्यभूमि, पृष्ठभूमि। बंधक प्रयुक्त होता है, बंधक प्रयुक्त होता है किसमें? बाटिक चित्रों में। जल रंगीय वॉश को कितनी बार? तो आवश्यकता अनुसार। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? तो मोटा कागज पे, पतला रहेगा तो वो सिकुड़ जाएगा। टेम्परा तकनीक में किस माध्यम में काम होता है? तो एक्रेलिक माध्यम में टेम्परा में काम होता है। नेक्स्ट है इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक है जयपुरी। नेक्स्ट है समानता पेंसिल में कौन सी सामग्री होती है? तो ग्रेफाइट। कौन सी? ग्रेफाइट। ग्वाश रंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो ग्वाश रंगों की प्रवृत्ति अपारदर्शी होती है। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम पेंसिल है? सॉफ्ट तो 9B। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी ब्लैकनेस और सॉफ्टनेस बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है स्कम्बलिंग किसे कहते हैं? स्कम्बलिंग किसे कहते हैं? तो मोटे रंग की पारदर्शी परत को स्कम्बलिंग कहते हैं। आला प्राइमा क्या है? आला प्राइमा क्या है? तो आला प्राइमा प्रत्यक्ष चित्रकला तकनीक है। नेक्स्ट है तैल रंग चित्रकला तकनीक है, क्या है? गाढ़े से हल्के की ओर, गाढ़े से हल्के की ओर, डार्क टू लाइट। नेक्स्ट है लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो लघु चित्रण में हमेशा टेम्परा रंगों का प्रयोग किया गया है। फ्रेस्को बूनो पद्धति गीली सतह पर की जाती है। इनमें से किसे ड्राइंग माध्यम के लिए उपयोग करते हैं? तो पेंसिल का करते हैं। नेक्स्ट है जल रंग चित्रकारी किस पर उपयुक्त है? तो हस्तनिर्मित कागज पर उपयुक्त है। किस पर? हस्तनिर्मित कागज पर। एक्रेलिक रंगों की योग्यता क्या है? तो जल्दी से सूखना। एक्रेलिक रंगों की योग्यता है जल्दी से सूखना। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं है? तो बॉन्ड पेपर नहीं है। बॉन्ड हम तैयार करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो चित्रकला के लिए नहीं है। किसी चीज़ का बॉन्ड तैयार होता है ना कि भाई ये इतने समय से इतने समय के लिए है। तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? तो अलसी का तेल है। कौन सा? अलसी का तेल है। वॉश तकनीक की रेखाएं भारतीय है लेकिन तकनीकी चीनी जापानी है। ओपेक कहते हैं, ओपेक कहते हैं किसको? अपारदर्शी रंगों को ओपेक कहते हैं। कोलाज क्या है? तो टुकड़ों का संयोजन कोलाज कहलाता है। बिना तुलिका की सहायता से पेस्टल रंग का प्रयोग करेंगे। चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? तो ये एक तरह से कोयला है। निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग या आर्द्र माध्यम नहीं है? तो पेस्टल जल रंग या आर्द्र माध्यम नहीं है। मुख्यतः इम्पेस्टो के लिए किस प्रकार का पेंट व्यवहृत होता है? तो इम्पेस्टो के लिए तैल रंग का प्रयोग होता है। भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताज़ा चूने लेप से तैयार की जाती है उसे कहते हैं फ्रेस्को। नेक्स्ट है एक पेंटिंग में या एक टेम्परा पेंटिंग में सही तकनीक क्या है? तो सबसे पहले गैस, फिर पाउसिंग, ड्राइंग, लास्ट में पेंटिंग। फ्रेस्को ब्यूनो ये आगे पढ़ा चुके हैं। आराचियो ड्राइंग, इंटानाको और पेंटिंग। इम्पेस्टो तकनीक में इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जाता? नहीं किया जाता तो पानी का रंग नहीं होता क्योंकि ये तैल रंग का प्रयोग इसमें होता है। जल रंग आभा का प्रयोग
प्रभाव प्राप्त होता है, जल रंग आभा का प्रभाव प्राप्त होता है तो रेजिन से प्राप्त होता है। जल रंग आभा का प्रभाव रेजिन से प्राप्त होता है। कौन सी तकनीकी भित्ति चित्रकारी से संबंध है? तो फ्रेस्को तकनीकी जो है भित्ति चित्रकारी से संबंध है। भारतीय फ्रेस्को चित्रों में निम्न में से कौन सा सटीक सम्मिश्रण रहता है? तो चूना और बालू मिला करके बनाया जाता है। नेक्स्ट, फिर से अभिकथन और कारण आ गया। अभिकथन कह रहा है कि फ्रेस्को सेक्को की तुलना में फ्रेस्को बूनों में ज़्यादा रंग टिकाऊ होते हैं। फ्रेस्को सेक्को की तुलना में फ्रेस्को बूनों में ज़्यादा रंग टिकाऊ होते हैं। ये तो इन्होंने सही कहा है, क्योंकि अब मान लीजिए कि घर में प्लास्टर हो रहा है और वहाँ पे आपने खरोच करके कुछ उसमें कलर भर दिया, कुछ कर दिया, तो वो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। फिर सूखने के बाद करेंगे तो वो कुछ दिन में परत झड़ के निकल जाएगा। तो फ्रेस्को सिक्कों की तुलना में बूनों में जो है रंग ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, ये सही है। अब ये तर्क क्या देना चाह रहा है? क्योंकि फ्रेस्को बूनों शुष्क, ये क्रेस्को नहीं फ्रेस्को है, क्योंकि फ्रेस्को बूनों शुष्क प्रक्रिया है। लो, बूनों शुष्क प्रक्रिया कहाँ है? बूनों तो गीली प्रक्रिया है ना, बूनों तो गीली प्रक्रिया है। अब आगे इनका तर्क हम कैसे सुन सकते हैं? जबकि फ्रेस्को सिक्को सीधे प्लास्टर पर चित्रित किया जाता है, ऐसा भी नहीं है, उसके लिए भित्ति तैयार की जाती है। तो यहीं से ये जब इन्होंने यहीं पे हमको गलत सलाह दे दी तो हम आगे क्या जाए? तो ये गलत है। यानी कि कथन तो एकदम सही है कि सिक्कों की तुलना में ब्यूनो ज़्यादा रंग टिका होता है, लेकिन फ्रेस्को सिक्को जो है वो ब्यूनो पद्धति जो गीली होती है, सूखी नहीं होती, ये गलत है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए सही है और आर गलत है। इन्होंने रीज़न गलत दिया है, ए सही है आर गलत है। नेक्स्ट है, फ्रेस्को बूनो पद्धति परिभाषित की जाती कैसे? तो कोई विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज या प्राकृतिक रूप से रंग लगाना ब्यूनो पद्धति कहलाता है। नेक्स्ट है, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग किसकी तकनीक है? तो ये जयपुरी फ्रेस्को की तकनीक है। नेक्स्ट, टेराकोटा का तात्पर्य। टेराकोटा मतलब क्या होता है? आग में पकाई गई मिट्टी या जली हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। नेक्स्ट है कल। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसके आगे का कल तत्व करा देंगे। तत्व अभी नहीं बनाया, तत्व करा देंगे, फिर उसके बाद सेंधा होगा। तब तक आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू, बाय।